इस वीडियो में पार्ट 1 शुरू हो जाएगा। पार्ट 1 में 5 चैप्टर्स हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 की बात करेंगे। पार्ट 1 सर्वे एंड अप्रोच। चैप्टर 1 द स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस, द कंसेप्ट ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। तो बेंजामिन ग्राहम सबसे पहले एनालिसिस को डिफाइन करते हैं कि एनालिसिस क्या होता है। तो एनालिसिस का मतलब होता है कि आपके पास जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है उसकी स्टडी करना और फिर उस इन्फॉर्मेशन से कुछ कंक्लूजन निकालना कि वे इसका मतलब ये है। लेकिन जो आप कंक्लूजन निकालोगे वो लॉजिकल होने चाहिए। सिक्योरिटी एनालिसिस का कुछ हिस्सा साइंटिफिक है और जो बाकी का हिस्सा है वो आर्ट और चांस है। तो आप लोग स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होंगे या नहीं, एक तो ये साइंटिफिक मेथड डिसाइड करेगा और फिर आपकी खुद की आर्ट डिसाइड करेगी और फिर आपकी किस्मत डिसाइड करेगी। तो जो बेंजामिन ग्राहम थे उन्होंने ये तरीका डेवलप किया था, लेकिन यही तरीका यूज़ करके वॉरेन बफे बेंजामिन ग्राहम से भी बड़े इन्वेस्टर बने थे। तो ये आर्ट भी आती है, बंदे की खुद की कला कितनी है। तो इन तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से ही आप सक्सेसफुल होंगे या फेल होंगे मार्केट में, ये डिटर्मिन होगा। बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि लोग एनालिसिस करते थे 1927 तक, लेकिन उसके बाद न्यू एरा शुरू हो गया 1927 के बाद और लोगों ने एनालिसिस करना बिल्कुल ही छोड़ दिया। और ऑथर बोलते हैं कि अगर उन लोगों ने एनालिसिस किया होता सही तरीके से तो उन्हें ये पता होता कि जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं 1937 में और बहुत ही कम है एक साल बाद ही उसके 1938 में। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की थी यही 1937-1938 की जनरल इलेक्ट्रिक का एग्जांपल लेके। फिर ऑथर बोलते हैं कि जो एनालिसिस होता है उसके 3 फंक्शन होते हैं। पहला डिस्क्रिप्टिव फंक्शन, दूसरा सेलेक्टिव फंक्शन और तीसरा क्रिटिकल फंक्शन। तो डिस्क्रिप्टिव और क्रिटिकल के बारे में ज़्यादा दिए गए, इनको यहीं पर डिस्कस कर लेंगे, सेलेक्टिव को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव फंक्शन में क्या होता है, हम जो कंपनी की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको स्टडी करते हैं और फिर उसी इन्फॉर्मेशन को एक सेंसिबल वे में प्रेजेंट करते हैं कि इसका मतलब ये है, और इससे हमें कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट पता चलते हैं और दूसरों से कंपैरिजन करते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव फंक्शन होता है। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स भी होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं, डाटा दिया होता है बहुत सारा, उसकी हम मीन निकालते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं ताकि बंदा समझ सके कि डाटा का मतलब क्या है। ठीक है, तो उसे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। तो वही सेम काम यहीं पे हो रहा है। इसमें मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकाल रहे, इसमें जो चीज़ चाहिए वो निकाल रहे हैं। वो फ्यूचर में बातें होंगी उस बारे में, अभी वार्म अप चल रहा है। अब क्रिटिकल फंक्शन क्या है? क्रिटिकल फंक्शन ये है कि जो इन्वेस्टमेंट फाइनेंस है उसके प्रिंसिपल्स और कॉरपोरेट फाइनेंस के जो मेथड्स हैं ये दोनों ही सिक्योरिटी एनालिसिस का पार्ट हैं। और जो एनालिटिकल जजमेंट्स हम लेंगे सिक्योरिटीज़ को लेके वो इन दोनों को अप्लाई करके ही लेंगे। तो इसलिए ये क्रिटिकल फंक्शन है। फिर आ जाओ सेलेक्टिव फंक्शन पे। सेलेक्टिव फंक्शन में हम लोग अपनी खुद की जजमेंट्स देंगे, स्पेसिफिक जजमेंट्स, और इसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए, बेचनी चाहिए, रिटेन करके रखनी चाहिए या फिर किसी और सिक्योरिटी के साथ एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। फिर ऑथर एग्जांपल्स देते हैं जजमेंट्स के। तो 1928 में कंपनी थी लुइस सैन फ्रांसिस्को रेलवे, उसने 6% नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक इशू किए थे। लेकिन जो कंपनी का रिकॉर्ड था उससे हमें पता चल रहा था कि कंपनी की हिस्ट्री में कभी कंपनी की अर्निंग्स 1.5 टाइम्स नहीं हुई फिक्स चार्जेस के। फिक्स चार्जेस होते हैं इंटरेस्ट पेमेंट, लीज पेमेंट, जो आपको देने ही देने पड़ेंगे हर साल। तो जो आपने कर्जा लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो आपने लीज पे जो भी चीज़ ली हुई है उसकी लीज पेमेंट्स भी आपको देनी पड़ेंगी। तो जो कंपनी की अर्निंग्स थी वो इन फिक्स्ड चार्जेस के जो खर्चा हो रहा था हर साल, इसका 1.5 गुना भी नहीं थी। तो अब आप ये बताओ कि इस कंपनी की ये प्रेफर्ड स्टॉक खरीदनी चाहिए या नहीं। वीडियो पॉज करके सोच लो थोड़ी देर। नहीं खरीदनी चाहिए। तो ये जजमेंट ऐसे ही हो रही है, फालतू कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, कॉमन सेंस यूज़ हो रहा है यहाँ पे। फिर अब दूसरे एग्जाम्पल पे आ जाओ आप। 1932 में ओवेंस इलिनॉइस ग्लास कंपनी थी, उसके 5% बॉन्ड्स 70 में ट्रेड हो रहे थे और 11% यील्ड टू मैच्योरिटी दे रही थी वो, और बॉन्ड्स मैच्योर हो रहे थे 1939 में। और कंपनी की अर्निंग्स थी वो इंटरेस्ट पेमेंट्स थी जो वही फिक्स चार्जेस थे जो उनके बहुत ज़्यादा गुना थी। और यहाँ तक कि डिप्रेशन के टाइम पे भी उनकी अर्निंग्स इंटरेस्ट पेमेंट्स थी जो उनके काफ़ी गुना थी। और ये जो बॉन्ड इशू था ये काफ़ी अच्छे से कवर किया हुआ था जो करंट एसेट्स है कंपनी के, उन्होंने, मतलब सिर्फ करंट एसेट्स की वैल्यू अगर हम देखें तो वो ही बॉन्ड्स को सिक्योर कर रहा था। अभी तो फिक्स्ड एसेट्स पे भी नहीं गए, मतलब मोर देन सफिशिएंट था। तो ऐसी कंपनी का खरीदना चाहिए या नहीं, वीडियो पॉज करके सोचो।
तो इनमें काफ़ी सेफ्टी मिल रही है, ये खरीद सकते हैं हम। अब तीसरा एग्जांपल है फिर 1922 में राइट एरोनॉटिकल कॉरपोरेशन थी, जिसकी स्टॉक $8 पे ट्रेड हो रही थी मार्केट में, और $1 डिविडेंड पे करती थी कंपनी, और अर्निंग्स पर शेयर थी $2। कंपनी के कैश एसेट्स $8 पर शेयर से ज़्यादा थे। तो ये कंपनी खरीदनी चाहिए या नहीं? अब बिल्कुल खरीदनी चाहिए, क्योंकि $8 के तो उसके कैश एसेट्स ही हैं और 8 पे ही वो ट्रेड हो रही है। फिर उसके बाद अर्निंग भी है $2 पर शेयर की, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा दिखाई दे रहा है बाय है। फिर एग्जांपल नंबर 4, 1928 में सेम कंपनी, वही राइट एरोनॉटिकल कॉरपोरेशन, इसकी स्टॉक $280 पे पहुंच गई थी 6 साल में, मतलब 35 गुना हो गई थी। कंपनी की अर्निंग्स थी $8 पर शेयर, डिविडेंड थे $2 पर शेयर, और नेट एसेट वैल्यू थी जो कंपनी की वो $50 पर शेयर से कम थी। तो आप बताओ ये खरीदनी चाहिए या नहीं? तो ये बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए, सीधा ही दिख रहा है। वो इसलिए नहीं खरीदनी चाहिए क्योंकि चलो 50 की नेट एसेट वैल्यू है इसकी, और फिर 8 अर्निंग्स हैं, तो लगा लो पी रेशो 20 भी लगा लो, हाई पी रेशो। 160 रुपये की वैल्यू अर्निंग से आ गई, 50 यहाँ से आ गई, तो 210 हुए अभी भी, जबकि हमने 20 पी रेशो एज्यूम की है। तो प्राइस है 280, अभी भी $70 ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो ये बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। अब 5वें एग्जाम्पल पे आ जाओ। इंटरबोरो रैपिड ट्रांसपोर्ट 2 तरह के नोट्स बेच रहे थे अपने, 5% नोट और 7% नोट, लेकिन दोनों के प्राइस सेम थे। और जो हर एक 7% वाला नोट था ना, वो सिक्योर हो रहा था $1736 की फेस अमाउंट से 5% वालों से। तो जो इंडिविजुअली ये होते हैं ना, ये $1000 के होते हैं, 5% वाले भी और 7% वाले भी। लेकिन जो 5% वाले थे उनकी 1000 फेस वैल्यू होने के बाद भी वो सिक्योर हो रहे थे 1736 फेस अमाउंट से। तो इनमें से ऑब्वियसली जो 7 वाले हैं वो बेहतर हैं 5 वाले से, जबकि रेट सेम है दोनों का, तो 7 वाले ख़रीदना ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। फिर आ जाओ छठे एग्जांपल पे। 1936 में पैरामाउंट पिक्चर्स के कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक थी जो, वो $113 पे बिक रही थी, और कॉमन स्टॉक बिक रही थी 15:7/8 पे। पहले ऐसे ही हुआ करते थे शेयर प्राइस, फ्रैक्शंस में हुआ करते थे। और जो कंपनी की प्रेफर्ड स्टॉक थी वो 7 कॉमन शेयर्स में कन्वर्ट हो सकती थी, क्योंकि वो कन्वर्टिबल प्रेफर्ड स्टॉक थी ना, और उसने डिविडेंड एक्यूमुलेट किए हुए थे $11 पर शेयर के। तो जो कॉमन स्टॉक होल्डर है वो अपने कॉमन शेयर एक्सचेंज कर सकता था 1/7 प्रेफर्ड स्टॉक के लिए। वो अपने देगा तो उसे 1/7 प्रेफर्ड स्टॉक मिल जाएंगे, और ये करने से उसे गेन होता डिविडेंड की फॉर्म में भी और प्रिंसिपल वैल्यू की फॉर्म में भी। फिर ऑथर बोलते हैं कि पहले बुक वैल्यू के ही लोग इंट्रिंसिक वैल्यू सोचते थे, और ये व्यू काफ़ी गलत थी, क्योंकि ना तो कंपनी की एवरेज अर्निंग्स और ना ही स्टॉक का मार्केट प्राइस बुक वैल्यू से किसी भी तरीके से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद एक नई सोच ने जन्म लिया कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो अर्निंग पावर से ही डिटर्मिन होती है, तो फिर इस हिसाब से भी इंट्रिंसिक वैल्यू का एक डेफिनेट फिगर आएगा। तो ये भी रिलायबल तरीका नहीं है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्टली क्या है कोई भी बंदा पता नहीं कर सकता, आप रेंज निकाल सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा। फिर ऑथर एग्जांपल देते हैं JI केस कंपनी का, जो कि 1933 में $30 पे बिक रही थी, और एसेट वैल्यू पर शेयर थी $176। कोई डिविडेंड नहीं दे रही थी कंपनी, और जो एवरेज अर्निंग्स थी कंपनी की पिछले 10 साल से वो $9.5 पर शेयर थी। 1933 में बात हो रही है स्टॉक की, लेकिन जो पिछले साल के रिजल्ट थे 1932 में कंपनी को लॉस हुआ था $17 पर शेयर का। और जो हम पिछले 10 साल की जो एवरेज अर्निंग्स ली है ना, ये जो $9.5 पर शेयर आई है, इसमें जो रिसेंटली पिछले 3 साल हैं इनमें लॉसेस हो रहे हैं पिछले 3 साल से लगातार, और जो लास्ट वाले 3 साल हैं 10 सालों में उनमें भी तीनों में लॉस हुए थे, बीच में अच्छे अच्छे प्रॉफिट हो रहे हैं। तो अब बताओ कि ये स्टॉक खरीदनी चाहिए या नहीं, सोचो। तो ऑथर बोलते हैं कि जो एवरेज अर्निंग्स का फिगर निकाला है ना हमने $9.5 पर शेयर, ये रिलायबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अर्निंग्स बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएट कर रही हैं। ये कंपनी की कंडीशंस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। या तो कंपनी की पॉजिटिव ही होती 10 साल से, अब नेगेटिव थी पहले, फिर पॉजिटिव होगी, फिर दोबारा नेगेटिव होगी, अब पता नहीं आगे क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा, इससे हम कुछ नहीं पता लगा सकते। तो इसमें डाउट है। लेकिन फिर ऑथर बोलते हैं अगर इसी कंपनी का प्राइस $10 पर शेयर होता तब तो बाय ही थी ये, तब तो ख़रीद लो इसे। लेकिन अभी हम श्योर नहीं हैं
कि 30 पे भी खरीदनी चाहिए या नहीं, क्योंकि इसकी अर्निंग्स हैं जो वो रिलायबल एस्टिमेट नहीं दे रही हमें। बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं आपको इंट्रिंसिक वैल्यू एग्जैक्टली निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता करना है कि इंट्रिंसिक वैल्यू एडिक्वेट है कि नहीं, ताकि वो जस्टिफाई कर सके ख़रीदने को आपके, और वो कंसिडरेबली हाई है कि नहीं मार्केट प्राइस से स्टॉक के। और ऑथर कहते हैं ये बहुत ही आसान है, क्योंकि किसी भी औरत को देख के हम ये तो बता सकते हैं ना कि वो वोट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, चाहे हमें उसकी एग्जैक्ट उम्र ना पता हो कितनी है। और किसी भी आदमी के बारे में हम ये बता सकते हैं कि उसका वज़न जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, चाहे हमें उसका एग्जैक्ट वेट ना पता हो। बॉडी मास इंडेक्स नहीं निकालना हमने यहाँ पे। तो वैसे ही हम ये भी पता लगा सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस से ज़्यादा है या कम है। फिर ऑथर बोलते हैं कि एनालिस्ट को 3 ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ते हैं। पहला है इनएडिक्वेसी और इनकरेक्टनेस ऑफ डेटा, मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो एक्यूरेट ही नहीं है, वही गलत है। एनालिसिस तो गलत होगा ही फिर जब इन्फॉर्मेशन ही गलत है आपके पास। तो ऑथर बोलते हैं कि बहुत ही कम कंपनीज होती हैं जो डाटा मिसस्टेट करें, कंसील कर सकती हैं वो इन्फॉर्मेशन, छुपा सकती हैं आपसे चीज़ें, लेकिन ये नहीं है कि गलत ही बता देंगी, वो कम ही कंपनीज होती हैं। क्योंकि आजकल रेगुलेशंस वगैरह बहुत हैं, और सेबी ने वहाँ पे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ने जो आपकी ये एक्सचेंजेस होती हैं इन्होंने बहुत सारे रूल्स लगाए हुए हैं। और बाकी एनालिस्ट अपने एक्सपीरियंस और स्किल से भी पता लगा सकता है कि कुछ गड़बड़ है कंपनी की इन्फॉर्मेशन में, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गड़बड़ है कुछ। दूसरा ऑब्स्टेकल है अनसर्टेनिटीज़ ऑफ फ्यूचर। तो ऑथर बोलते हैं कि फ्यूचर तो अनप्रिडिक्टेबल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऑथर बोलते हैं कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका पास्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है। जैसे कि कुछ स्टेबल बिजनेस होते हैं, वो नॉर्मल कंडीशंस में तो वैसा ही करेंगे जैसा पास्ट में किया था, लेकिन वो सिर्फ कुछ ही कंपनीज होती हैं। लेकिन अनसर्टेनिटी हो जाए कुछ या रेडिकल चेंज आ जाए इकॉनमी में, तो फिर वो भी कुछ नहीं कर सकती, फिर तो सब प्रिडिक्शंस बेकार हैं। फिर तीसरा है इर्रेशनल बिहेवियर ऑफ मार्केट। तो इसमें ये दिक्कत है कि अंडर वैल्यूएशंस बहुत टाइम तक रह सकती हैं। स्टॉक अंडर वैल्यूड ही पड़ी हुई है, आपने खरीदी हुई है और वो फिर फेयरली वैल्यूड हो ही नहीं रही, आप फंस गए वहाँ पे। तो ये तो होता है, हो सकता है। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है और फिर ओवर वैल्यूड ही हो रही है, मतलब वो फेयरली वैल्यूड हो ही नहीं रही। वैल्यू इन्वेस्टिंग में 2 एजम्पशंस लेते हैं हम। पहला ये कि जो मार्केट प्राइस होता है स्टॉक का वो उसकी एक्चुअल वैल्यू से मिसअलाइंड होता है, और दूसरा ये है जो मार्केट है उसकी ये इनहेरेंट टेंडेंसी है इन चीज़ों को करेक्ट करना। ये जो डिस्पैरिटी है मार्केट प्राइस और एक्चुअल वैल्यू है जो स्टॉक की उसके बीच में, इनको करेक्ट करना मार्केट के खून में है, कह लो। आज नहीं तो कल, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद ये करेक्ट हो जाएगा। ये 2 एजम्पशंस लेते हैं हम यहाँ पे। फिर ऑथर रिलेशन बताते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस में क्या है। वो रिलेशन यही है कि मार्केट वोटिंग मशीन है शॉर्ट टर्म में और वेइंग मशीन है लॉन्ग रन में। और फिर ऑथर बोलते हैं कि जो स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेशन में एनालिसिस करना ये भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि स्पेकुलेशन में बहुत बड़ा एलिमेंट आपके लक का होता है, आपके चांस का होता है, जिसकी वजह से जो एनालिसिस की वैल्यू है वो कम हो जाती है। जैसे कि फिर रूले गेम में भी होता है, आपके खिलाफ होते हैं उसमें ऑड्स। तो एनालिसिस को आप एक ऑक्सिलरी की तरह ट्रीट करो, एक एडिशनल चीज़ की तरह ट्रीट करो, ना कि एज अ गाइड स्पेकुलेशन करते टाइम। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।